नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। शाम के ठीक 7:30 हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी दिल्ली से, जिनका इंतजार 50,000 से अधिक लोग इस वक्त कर रहे होते हैं। अजीत जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए और यदि हम देखें 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद कोई 4 साल बाद नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने किसी चुनावी मंच को पहली बार साझा किया इन 4 वर्षों के बाद। और एक ही माले के भीतर सम्राट चौधरी ने मदद की नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को साथ ले जाने में। फिर इसके बाद देखिए, औरंगाबाद की सभा हो चुकी और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को भरोसा दिलाया कि देखिए, अब हम इधर उधर नहीं होंगे और उन लोगों से कुछ होना है अब। और उन्होंने मोदी को कहा कि आप 400 पार जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने यह भरोसा जब दिया तो जाहिर तौर पर बिहार में कितनी सीटें आएंगी यह नीतीश कुमार के जहन में होगा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी बोले तो सीधे ललकार दिया तेजस्वी यादव को। और ललकारा ही नहीं, कहा कि हाल यह है कि बीजेपी एनडीए के खिलाफ लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार तैयार नहीं हो रहे। लोग पिछले रास्ते से राज्यसभा जाने की कोशिश कर रहे हैं और तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे निशाने पर रखा। कहा कि देखिए, परिवारवाद हाशिए पर जा रहा है और मैं देख रहा हूं कि जो लोग अपने मां बाप के कारण वारिस बन गए हैं, उत्तराधिकारी बन गए हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वे अपने माता पिता के कर्म, माता पिता के सरकार की उपलब्धियों का बखान कर सकें। क्या वे बखान करेंगे, बताएंगे? जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव को ललकार रहे थे नरेंद्र मोदी और कह रहे थे, हिम्मत है तो बताओ कि आपके माता पिता के राज्य में, बिहार में क्या हुआ करता था। उन्होंने बिहार की बर्बादी की चर्चा की, बिहार के पलायन की चर्चा की, बिहार में कानून व्यवस्था की चर्चा की और कहा कि बिहार को बर्बाद नहीं होने देंगे। अब डबल इंजन की सरकार है और तेज रफ्तार है। नीतीश कुमार ने कहा, हम तो आपके साथ आ ही गए हैं, बिहार की जितनी बची योजनाएं हैं और जो काम होने हैं उन्हें तेजी से पूरा कर दीजिए। तो तेजस्वी यादव को ललकारा। क्या लालू यादव और राबड़ी देवी इतने अछूत हो गए कि अब उनका नाम लेना भी तेजस्वी यादव के लिए मुमकिन नहीं रह गया? जबकि कल 3 मार्च को पटना में जन विश्वास रैली है और रात में 1 मार्च की रात को लालू यादव ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि सभी गरीब गुरबा लोग पटना पहुंचो। तो क्या नरेंद्र मोदी की ललकार के बाद तेजस्वी यादव अपने माता पिता का नाम लेंगे, बताएंगे कि हां उनकी उपलब्धियां क्या हैं? और जब लालू यादव और राबड़ी देवी का जिक्र होगा तो इसका असर क्या पड़ेगा? क्योंकि हमने 2020 के विधानसभा चुनाव में देखा था, तेजस्वी यादव ने लालू यादव की तस्वीर पोस्टर से गायब कर दी थी, खुद अपनी ही तस्वीर रखी थी। अजीत जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, अब ये इस बात को हम लोग शुरू करें जो प्रधानमंत्री की बिहार की यात्रा से, वो जी। एक बड़ी अहम यात्रा है। और ज्ञानेश्वर जी, हम लोग पिछले 3 महीने से, लगभग 3 महीने से इस यात्रा का इंतजार कर रहे थे, इस यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री सुगौली जाएंगे, प्रधानमंत्री बेतिया जाएंगे, प्रधानमंत्री का यहाँ कार्यक्रम, वहां कार्यक्रम। जनवरी में, फरवरी में कितनी तारीखें बदली, अब उसकी गिनती हम लोग को याद नहीं है। और इतने इंतजार के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद ये यात्रा हुई है और एक बड़ा मार्ग छोड़ने वाली, एक बड़ा निशान छोड़ने वाली ये यात्रा है। इस यात्रा से जुड़ा पूरा घटनाक्रम एक बहुत अहम इशारा करने वाला है। ये यात्रा हुई है जब सारी चीजें तय हो गई हैं, जब अलायंस तय हो गया है, एनडीए का स्वरूप एक बन गया है। हालांकि अभी भी कुछ चीजें उसमें हैं जो हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन एक मोटा मोटी स्वरूप बन गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री आए हैं। दूसरी अहम बात है कि प्रधानमंत्री ने एक कमाल की बॉन्डिंग दिखाई अपने नीतीश कुमार के साथ, जो अपना सद्भाव दिखाया, अपना प्रेम दिखाया, अपनी बॉन्डिंग दिखाई। देखिए, हम सब लोग जो राजनीति जानते हैं और थोड़ा नजदीक से देखते हैं, उनको पता है कि कोई लव लस्ट नहीं है। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करता है नीतीश कुमार को,
हम्म। और वो पहले, और उसके पर ऐतिहासिक कारण है, पिछले 25 साल से जो जो नीतीश कुमार का रिजर्वेशन था उनको लेकर के, और जिसके लिए उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समय न्योता देकर के अपना न्योता कैंसिल किया था, और जी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके डीएनए में गड़बड़ी बताई थी, तो वो सारे घटनाक्रम हम सब लोगों को पता है। हम्म। बहुत प्रेम नहीं है, लेकिन ये प्रधानमंत्री की बड़ी खासियत है कि जिसके साथ उनको प्रेम दिखाना होता है उसको ऐसा टूट करके प्रेम दिखाते हैं, उसको इतना सहज बना देते हैं, उससे ऐसी आत्मीयता दिखाते हैं कि देखने वालों को लगता है कि ऐसी जोड़ी तो बनी ही नहीं पूरी दुनिया में। और ये हम लोगों ने कई बार देखा है। अभी जेडीएस के साथ संबंध तालमेल हुआ तो हम सब लोगों ने देखा कि एचडी देवगौड़ा की सीट के पीछे खड़े होकर के प्रधानमंत्री ने फोटो खिंचवाई। एक गार्जियन, एक अभिभावक की तरह देवगौड़ा जी बैठे रहे कुर्सी पर, और प्रधानमंत्री उनके दोनों बेटों के साथ खड़े हुए बीच में, पीछे उनके पीछे। तो इसका जो मैसेज गया पूरे कर्नाटक में, वोकालिगा समाज में, वो बहुत बड़ा मैसेज था कि उनको लगा कि हमारे नेता का तो ऐसा सम्मान आज तक किसी ने नहीं किया। जी। तो वही आज आप बॉन्डिंग देखिए, जो बॉन्डिंग दिखाई है प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के साथ। वो माला पहना रहे थे, नीतीश कुमार ने भी माला पकड़ा हुआ था अपने हाथ से, और नीतीश कुमार उस माला के बाहर थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने खींच करके उनको माला के अंदर किया, और दोनों लोग साथ आए उस माला में, बड़ी सी माला में। अभी पता नहीं आपको भी ध्यान होगा, अभी भाजपा की का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था प्रगति मैदान में, भारत मंडपम में, जिसमें राजनाथ सिंह को और जेपी नड्डा को बिल्कुल एक बड़ी सी माला पहनाने आए तमाम नेता। एक तरफ से राजनाथ सिंह जी ने पकड़ा हुआ था माला, दूसरी तरफ से अमित शाह और जेपी नड्डा ने। उसमें राजनाथ सिंह भी घुसे माला में, लेकिन फिर उनको एहसास हुआ और वो तुरंत माला से बाहर निकल गए। और जब जेपी नड्डा को माला तो नीचे कर दिया वहीं पर अमित शाह जी ने, और नड्डा साहब बाहर छूट गए थे। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा कि भाई ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको भी आना चाहिए इसमें। एक मैसेज वहां देना था कि वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और उनके साथ माला में दूसरा कोई नहीं रह सकता है। ये पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन बिहार में उस सर्वोच्चता का मैसेज दे करके काम नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार माला पकड़ के खड़े हैं। नीतीश कुमार को भी समान महत्व देना होगा, और ये राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है ये मैसेज देना। देखिए, हम बार बार आपके साथ बातचीत में कहते रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है, जो रणनीतिक लचीलापन है भाजपा के नेताओं का और नरेंद्र मोदी का, वो कमाल का है, उसको सीखने की जरूरत है। कतई रिजिडिटी नहीं है मन में, चाहे जो हो, जिस तरह के भाव हो, लेकिन नीतीश कुमार को साथ में रखना है, ये मैसेज देना है उनके मतदाताओं को, बिहार के मतदाताओं को खासतौर से। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में भले जो चर्चाएं होती हों, आज के तारीख में जो सुनने को मिलता हो, प्रधानमंत्री के पास ये फीडबैक है कि एक बड़े तबके में, बिहार में एक जो वंचित तबका है, सबसे कमजोर तबका है, जो महिलाएं हैं, एक बड़ा तबका है जो अभी भी पसंद करता है, जिसके मन में बड़ा सद्भाव है नीतीश कुमार के लिए। उस पूरे मतदाता समूह को एक मैसेज देना है कि भाई हमारा जो नेता है, बिहार का प्राइड है। भाई एक समय, जिस समय 2005 में ये बात जो है ना, अल्टरनेटिव विकल्प की भी जब बात होती है, देखिए हमने कई ग्राउंड जीरो पर देखा कि 3 मिनट लोगों ने बातचीत की संवाददाताओं से, रिपोर्टरों से, और 2 मिनट 50 सेकंड तक वह नीतीश कुमार की शिकायत करते रहे, लेकिन अगले 10 सेकंड में कह दिया, अच्छा नीतीश नहीं तो कौन है, तो ईमानदार, काम किया है। तो ये वाली जो इमेज है ना, वो विकल्पहीनता की स्थिति भी है, जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि सेकंड लाइन में नीतीश कुमार के मुकाबले कोई खड़ा नहीं हो पाया अब तक। बिल्कुल, तो वही उस बात को समझ रहे हैं प्रधानमंत्री, और उसको कैपिटलाइज करना है, उसका फायदा लेना है। जिन लोगों के मन में यह भाव है कि नीतीश का कोई विकल्प नहीं है, मतलब लालू यादव के परिवार से कोई व्यक्ति नीतीश का विकल्प नहीं हो सकता है, तो उस वोटर को अपने साथ ले आना है। अभी तो लोकसभा का चुनाव है और वहां तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए ही वोट पड़ना है, तो उस वोट को साथ में ले आना है। इसीलिए ये इतनी बड़ी बॉन्डिंग दिखाई गई, इतनी आत्मीयता दिखाई गई नीतीश कुमार के साथ। अब आप एक तीसरी बात समझिए कि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने क्या हमला किया। सबसे बड़ा हमला 2-3 चीजों को लेकर के था: परिवारवाद, भ्रष्टाचार, बिहार को लूटने वाले, और कानून व्यवस्था। कि रात में लोग निकलते नहीं थे बिहार में पहले राज में, ये कहा प्रधानमंत्री ने। इन तीनों चीजों पर जो एक व्यक्ति खरा उतरता है, इन तीनों कसौटियों पर, वो नीतीश कुमार है। जिनके ऊपर परिवारवाद का कोई मामला नहीं है, कोई नहीं कह सकता है कि उन्होंने किसी परिवार के किसी व्यक्ति को आगे किया। भ्रष्टाचार का कोई आरोप उनके ऊपर कोई नहीं लगा सकता है। ओवरऑल इतने लंबे समय तक शासन में रहने के बाद ऐसा बहुत कम होता है, एकदम जिसको कबीर दास ने लिखा कि ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया, उस तरह का जीवन अभी तक दिखाई देता है सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार का। 6 साल केंद्रीय मंत्री, अहम मंत्रालयों में, अब 3 बार उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया हुआ है,
और हर बार अटल बिहारी वाजपेयी उनको मंत्री बनाते थे। फिर 18 साल मुख्यमंत्री, इतना लंबा सार्वजनिक जीवन और कोई आरोप नहीं होना। तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, किसका चेहरा दिखाएंगे नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी बिहार में? वो चेहरा नीतीश कुमार का है। अगर परिवारवाद को टारगेट करना है तो चेहरा नीतीश कुमार है, करप्शन को टारगेट करना है चेहरा नीतीश कुमार है, लॉ एंड ऑर्डर को निशाना बनाना है, लालू यादव और राबड़ी देवी के राज में जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम की बात होती थी, जो जंगल राज का नैरेटिव बना था, उसको काउंटर करना है। तो उसके काउंटर में कौन सा है? उसके काउंटर का नैरेटिव नीतीश कुमार है, जिन्होंने कानून व्यवस्था बहाल की। 2005 से 10 तक तो हम सब लोगों ने देखा कि क्या स्थिति, कैसे सुधार हुआ बिहार में। तो इन तीनों अकाउंट्स पर, जिन 3 अकाउंट्स पर प्राइम मिनिस्टर ने अटैक किया आरजेडी को और जिसकी याद दिलाई, असल अभी तो सरकार दोनों जगह, एक जगह भाजपा की सरकार है, दूसरी जगह नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार है, तो डबल इंजन तो कहा ही प्रधानमंत्री ने। तो अभी खतरा तो कोई नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों के दिमाग में यह बात बैठाना है कि अगर जरा से भी आपने कोई गलती की तो वो राज लौट आएगा। वो जो गांव में बच्चा रोता है तो लोग कहते हैं कि गब्बर सिंह आ जाएगा, उस टाइप का मामला है ये, कि आपको उन्होंने बताया कि फिर वो राज आ जाएगा जब रात में लोग निकलते नहीं थे डर से, जब करप्शन था, लूट थी यहाँ और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी, परिवारवाद था। तो इसके लिए भी नीतीश कुमार का चेहरा। तो ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो एक बड़े इंतजार के बाद उनकी यात्रा हुई। दूसरा, उन्होंने नीतीश कुमार के प्रति बॉन्डिंग दिखा करके, अपनापन दिखा करके, आत्मीयता दिखा करके बिहार के लोगों को एक मैसेज दिया। तीसरा, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाया और उसके बरक्स चेहरा किसका सामने रखा? नीतीश कुमार का, कि भाई एक चेहरा ये है और एक चेहरा वो था। तो एक बड़ा मैसेज डिलीवर किया प्रधानमंत्री ने बिहार में, अपनी सभाओं से एक बड़ा मैसेज डिलीवर किया है बिहार के लोगों को। अब उसके बाद जो योजनाएं लेकर के वो आए, तो जो योजनाएं आपको याद होगा, जब अकेले लड़ रहे थे तो उन्होंने कैसे कहा था कि हम 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50 कितना दे दें, 1.5 लाख करोड़ दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली अभी 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ये 2 फिगर आ रहे हैं। अब वास्तविक फिगर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिलीज जारी होगा तब पता चलेगा, लेकिन 1,64,000 करोड़ या 1,81,000 करोड़। लेकिन अजय की योजनाओं पर बाद में आते हैं, पहले राजनीतिक बातें ही कर लेते हैं। जो नरेंद्र मोदी ने टारगेट किया, तेजस्वी यादव को ललकारा, क्या आप में हिम्मत है कि आप अपने पिता और माता का नाम ले पाएंगे? क्या आप बता पाएंगे कि उनके शासनकाल में क्या होता था, क्या उपलब्धियां हैं? तो क्या नरेंद्र मोदी की चुनौती को तेजस्वी यादव स्वीकार पाएंगे? क्योंकि चुनाव सामने है। और दूसरी बात जो उन्होंने इशारा किया कि एनडीए के उम्मीदवारों के सामने लोकसभा चुनाव लड़ने को उम्मीदवार तैयार नहीं हो रहे, पिछले दरवाजे से राज्यसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों बातों की चर्चा भी हम लोग पहले कर लें कि ऐसी स्थिति और तेजस्वी यादव के सामने चुनौती, क्या वे अपने पिता का नाम लेंगे, बताएंगे? नीतीश कुमार भी कहते हैं जब वे एनडीए में होते हैं, क्या होता था उस जमाने में, लोग निकलता था घर से। जब महागठबंधन की सरकार बनाते हैं तो दूसरी बात हो जाती है। लेकिन हां, क्या इस चुनौती को तेजस्वी यादव स्वीकारेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव ये बात तो एक दूसरे तरह से कहते हैं। वो बार बार कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 2 मुख्यमंत्रियों का बेटा हूं। ये बात वो कहते हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे हैं, वो उनका उनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं कहते हैं। जो जिसकी तरफ प्रधानमंत्री इशारा कर रहे थे कि इतना लंबा शासन रहा, 15 साल का राज रहा, तो उन 15 वर्षों की उपलब्धियां क्यों नहीं बता रहे हैं जो आप 17 महीने की उपलब्धि बता रहे हैं? 17 महीने बनाम 17 साल आप कह रहे हैं। आप ये कहिए ना कि 15 साल बनाम 17 साल, आप ये तुलना भी तो कर सकते हैं। 15 साल लालू यादव और राबड़ी देवी का राज था बिहार में, और दोनों अभी हैं, स्वस्थ हैं, राजनीति में सक्रिय हैं। तो उनको उनके राजकाज की उपलब्धियां बताइए, नीतीश कुमार के शासन के बरक्स उनकी उपलब्धियां रखिए। ये बड़ा चैलेंज है। इस पर कभी नहीं बोलते हैं नीतीश कुमार, या आरजेडी का कोई व्यक्ति नहीं कहता है इस बात को लेकर के कि उन 15 वर्षों की क्या उपलब्धियां थी। अगर यही चुनौती प्रधानमंत्री ने दी है, अब देखिए, हो सकता है कि इस चुनौती को एक्सेप्ट करें और कुछ एक छायावादी अंदाज में कुछ बातें कही जाए। जो दिल्ली में कुछ बौद्धिक जमात के लोग हैं, उस इकोसिस्टम से बिलोंग करते हैं, वो एक बात कहते हैं कि लालू यादव पिछड़ों के मसीहा हैं, उन्होंने पिछड़ों को जबान दी थी, उन्होंने कमजोर और वंचितों को जुबान दी थी। ये बात कही जाती है। ये बड़ी छायावादी बात है, क्योंकि इसका कोई ठोस सबूत आप नहीं पेश कर सकते हैं कि क्या जबान दी थी, कैसे, क्या मुंह में लोगों को जबान नहीं थी पहले।
लोग सत्ता बोलते में नहीं हिस्सेदारी हैं। की बात होती है, सत्ता में हिस्सेदारी की बात होती है। सत्ता में हिस्सेदारी की बात होती है कि पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी दी थी, लेकिन बिहार कभी भी उस तरह का फ्यूडल सामंती राज्य नहीं रहा है जिस तरह का राज्य उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है या राजस्थान है। जी। कभी उस तरह का नहीं रहा। बिहार में बहुत पहले दलित मुख्यमंत्री भी हो चुके थे, बहुत पहले पिछड़ा मुख्यमंत्री भी हो चुके थे, मुस्लिम भी हो पिछड़ों चुके थे। बिल्कुल हो चुके थे, और पिछड़ों अति पिछड़ों के का आरक्षण लागू हो चुका था, ये सब हो चुके थे। मुस्लिम मुख्यमंत्री हो चुका था बिहार में। तो बिहार में कभी इस तरह की स्थिति नहीं रही है जो दूसरे स्टेट्स के बारे में, जो दिल्ली में बैठे हुए जो बौद्धिक है, जो अपनी एक बाइनरी में अगड़ा वर्सेस पिछड़ा या इस बाइनरी में देखते हैं चीजों को, उनके लिए ये समस्या है। वो लोग नहीं समझते हैं बिहार की हकीकत को। बिहार में कभी भी, बिहार में जो नरसंहार होते थे या जो हत्याएं हुई या जो कॉन्फ्लिक्ट थे, वो जहां अगर अगड़ा बनाम पिछड़ा था तो कई जगह पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा था, पिछड़ा बनाम दलित था, पिछड़ा बनाम पिछड़ा था। ये कॉन्फ्लिक्ट था। जिस बेलछी नरसंहार का जिक्र पूरा देश करता है, उस बेलछी नरसंहार में भी पिछड़े लोगों ने मारा था दलितों को। जी बिल्कुल। पिछड़ा बनाम दलित था। तो इसलिए ये उस बाइनरी में देखने की जरूरत नहीं। और बिहार की आवाज तो इतनी बुलंद थी कि पूरे देश में पहुंची। जयप्रकाश नारायण के जरिए वो आवाज पूरे देश में पहुंची, और इंदिरा गांधी जैसे सर्वशक्तिशाली ताकत को हरा दिया गया। वो आवाज भी तो बिहार से ही उठी थी, बिहार से ही निकली थी वो आवाज। 1942 के आंदोलन, जब सारे बड़े नेता कांग्रेस के जेल चले गए थे, अंग्रेजों के कैद में थे, तभी आवाज बिहार से उठी थी और जयप्रकाश नारायण ही नेतृत्व कर रहे थे। जी। जब 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 लिखा था, जिस समय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि अब जयप्रकाश है नाम देश की आतुर हठी जवानी का, तो तब जयप्रकाश नाम था देश की आतुर हठी जवानी का। तो बिहार में आवाज की थोड़ी कमी थी। बिहार में बहुत गहरी समाजवादी राजनीतिक धारा थी और सारी चीजें उस तरह से थी। तो आवाज देने वाली बात बहुत छायावादी बात है, उसका कोई बहुत असर नहीं था। और किसी भी अकाउंट में आप देखिएगा तो एक उसको आप ये कह सकते हैं कि सत्ता में हिस्सेदारी जो पिछड़ों की बढ़ी, लेकिन ऐसा, और उस समय जो कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होकर के आगे बहुत ज्यादा होने लगा, हत्याएं होने लगी और टकराव बहुत बढ़ गया। एक तरह की अराजकता की स्थिति राज्य में बन गई थी। जी। लेकिन क्या आज तेजस्वी यादव उसका जिक्र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आकर के मन से कहेंगे कि उस समय किस तरह की बातें होती थी? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अजीत जी, इसी कारण कई पॉलिटिकल पंडित्स कहते हैं कि देखिए, जो परिवारवाद का है कि परंपरा की बात होती है, विरासत की बात होती है, लेकिन तेजस्वी यादव जो 17 महीनों की बात कर रहे हैं कि वे तो सच में एंटी डायनेस्टी के शिकार हैं। यह सही है कि वे 2 मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, लेकिन वे क्या कहें, उनके पिता चारा घोटाले में सजा याफ्ता है। वे क्या कहें कि उनकी मां जब मुख्यमंत्री बनी तो दस्तखत नहीं कर पाती थी। तो एंटी डायनेस्टी के शिकार है। जैसे चिराग पासवान के बारे में नहीं कहा जाता है कि हाँ वे रामविलास पासवान के बेटे हैं तो कोई बुरी चीजें हैं, कोई आरोप है, कोई प्रत्यारोप है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ये माइनस पॉइंट है। जब जैसा आज प्रधानमंत्री ने ललकारा कि वो तो एंटी डायनेस्टी के शिकार भी होते दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, तो ये एक कमजोर नस है जो पकड़ी हुई है। नीतीश कुमार ने भी पकड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पकड़ी है। उनको पता है, जैसा आपने याद दिलाया कि पिछली बार जब वो सभा कर रहे थे तो लालू यादव की तस्वीरें नहीं लगाई थी उन्होंने, उनके कटआउट्स लेकर के नहीं घूमते थे, उनके नारों को नहीं दोहराया जाता है। देखिए, आज भी कई जातियां हैं, कई पार्टियां हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टियां, वो 60s 70s के नारे दोहराती हैं, लेकिन लालू यादव के टाइम में 90s में जो नारा लगा वो नारा भी आरजेडी के लोग नहीं दोहराते हैं। तो वो उस समय की जो लिगेसी है उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, उसको आप लेकर के आगे के चुनाव में नहीं जा सकते हैं, उस लिगेसी को, उस विरासत को। लालू यादव पिछड़ों के मसीहा थे, इतना कहने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पिछड़ों, दलितों को, वंचितों को आवाज दी, ये कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ठोस उपलब्धियों की बात आएगी तो आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। उसके उलट जब उस इतिहास की लोग याद दिलाएंगे अपने बच्चों को, जो पीढ़ी बड़ी हो गई, बाहर रहती है, जिनके बुजुर्गों ने वो दौर देखा है कि किस तरह से स्कूलों में, कॉलेजेस में नकल शुरू हुई, किताब रख के लिखा जाने लगा कि देर रात 5 बजे परीक्षा खत्म होने के बाद 7-8 बजे तक कॉलेजों में, स्कूल में कॉपियां लिखी जाती थी और जमा की जाती थी। किस तरह से ठेके और पट्टे दिए जाने लगे, किस तरह से जमीनों पर इंक्रोचमेंट शुरू हुआ, किस तरह से हत्याओं का दौर शुरू हुआ, किस तरह से अपहरण शुरू हुए, और अपहरण की पंचायती किस तरह से सत्ता के शीर्ष पर से होने लगी, जिसका जिक्र अभी उस दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में क्रिमिनल्स गैंग की सुनवाई नहीं होती है या वहां पंचायत नहीं बैठती है। तो इन सब चीजों का कैसे जिक्र करेंगे? और जब ये सारी चीजें याद दिलाई जाने लगेंगी तो फिर उससे बचाव का क्या रास्ता होगा? आज तो ऐसी चीजें हैं, एक तो बड़ी पीढ़ी है, दूसरी बाद में 2 पीढ़ी हमको लगता है निकल के बाहर चली गई, जिनको वास्तविक, जिन्होंने मिथक कथाओं की तरह ये कहानियां सुनी है, उनको पता नहीं है असल में, उन्होंने भुगता नहीं है।
हम तो जी चंपारण के रहने वाले हैं और हम लोगों ने वो तमाम जो मिनी चंबल कहा जाता था पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर बगहा, और हम लोगों ने भांगड़ यादव, सतन यादव, रवि यादव, इन सब के किस्से सुने हैं इन सब डाकुओं के। जी अभयानंद वहां बेतिया में एसपी होते थे और किस तरह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, मतलब किस तरह की घटनाएं होती थी अधिकारियों के साथ और दूसरे आम लोगों के साथ। जी तो ये उस यादें दिलाई जाएंगी, तो ये तो इतिहास है और ये हम्म विरासत है आरजेडी के शासन के। तो हम्म इसको नहीं कह सकते हैं तेजस्वी यादव, और ये कमजोर नस है जिसको पकड़ा है प्रधानमंत्री ने। आप बताइए जी उस समय कौन सी इंडस्ट्री लगी? उसी हम्म समय सारे चीनी मिल बंद हो गए बिहार के। जी हमारे चंपारण में, पूर्वी चंपारण में 3 चीनी मिलें थी, मोतिहारी में, हम्म सुगौली में, चकिया में, सारी मिलें बंद हो गई। गोपालगंज चले जाइए, सिधवलिया की मिल से लेकर के और मोतीपुर, कांटी, रीगा, सीतामढ़ी, कहीं की मिल देखिए जाकर के, मझौलिया, रामनगर, नटकरियागंज, कितनी मिलें चल रही हैं, कितनी बंद हो गई। जो जी सारी इंडस्ट्री थी, पूरे पूरे मैसी की इंडस्ट्री हो या जो भी फैक्ट्रीज थे, बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, चीनी मिलें बंद हो गई, स्कूल कॉलेज बंद होने लगे, या ऐसे डमी स्कूल्स खुलने लगे जिसमें घरों में बैठा करके लोग पास कराए जाते थे। तो ये तो आप नहीं बता सकते हैं, इसको उपलब्धि तो नहीं कह बिल्कुल सकते हैं। हम्म तो ये चैलेंज दिया। अब कल सभा है पटना के गांधी मैदान में, जहां तेजस्वी जी यादव ललकारेंगे, लालू यादव भी होंगे। वहां हम्म क्या कहते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश, ये जो नहीं, इसके माफ पहले, कीजिएगा, कल की तेजस्वी रैली के यादव पहले, अजीत जी, कल की रैली के पहले इसकी चर्चा करें कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एनडीए, बीजेपी और बिहार में जेडीयू की चर्चा होगी, देश में एनडीए की चर्चा होगी, इसके खिलाफ लड़ने के लिए लोकसभा की उम्मीदवार नहीं मिल रहे। देखिए, कहीं कहीं ये बात सच भी है कि कुछ लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां उम्मीदवार तलाशने में तेजस्वी यादव को परेशानी हो रही है। तो ये प्रधानमंत्री ने अति विश्वास कर लिया है या स्थिति कुछ ऐसी है, और क्या वे मान रहे हैं कि बिहार में 2019 जैसे नतीजे फिर से आएंगे, 40 में 39 जीत लेंगे या 40 में 40 की बात होगी? क्योंकि देखिए, बीजेपी के साथ ना हो लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ती है ग्राउंड जीरो पर। अजीत जी देखिए, प्रधानमंत्री ने ये बात कही है तो वो सिर्फ अंदाजे से, पॉलिटिक्स में कई बार अंदाजे से लोग कहते हैं या माहौल बनाने के लिए बातें कही जाती हैं। जी लेकिन प्रधानमंत्री के पास न भी कहें तो भारतीय जनता पार्टी के पास हर लोकसभा सीट की फीडबैक है, अपने जी कैंडिडेट्स को लेकर के भी, अपने संभावित कैंडिडेट्स को लेकर के, और विपक्ष के संभावित उम्मीदवारों को लेकर के भी उनके पास फीडबैक है। जी आप कल बिल्कुल। बता रहे थे कि जो मांगा गया है, जो वहां कल वो बिहार सूची के भेज जो, दी गई रात को, कल वो सूची भेज दी गई रात को। उसमें यह भी मांगा गया है कि विपक्ष की तरफ से कौन संभावित उम्मीदवार हो सकता है, हम्म ये भी मंगाया गया है, ये भी देखा गया। तो उनके पास इस बात का डाटा होगा, इस बात के आंकड़े होंगे, फीडबैक होगा जो अपोजिशन का संभावित उम्मीदवार है उसको जी लेकर के। तो ये उन्होंने कही है, इसका मतलब है कई चीजों पर तो आपने कहा है, कुछ सीटों के बारे में हम लोग चर्चा भी किए हुए हैं कि जिन सीटों पर पहले भी उम्मीदवार खोजने में दिक्कत हो रही थी कि हम्म कौन लड़ेगा, कई लोगों को कहा जा रहा था, रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आप लड़िए, अब उस तरह की सीटें बढ़ गई हैं। तो ये निश्चित रूप से ये स्थिति है कि कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट तो मिल जी जाएंगे। अभी भी देखिए 40 सीट के लिए 400 एप्लीकेशन आ जाएंगे, आज एप्लीकेशन खोल दे हाँ नहीं, आरजेडी वो कांग्रेस। है, हाँ, लेकिन लड़ने वाले मजबूत उम्मीदवार। कैंडिडेट, लड़ने वाला कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट जो टक्कर दे सके और जो सामाजिक समीकरण को भी फुलफिल करता हो, उससे भी बिलोंग करता हो, सोशल इक्वेशन जिसके फेवर में हो, इस जी तरह का मजबूत कैंडिडेट खोजना, देखिए अभी थोड़ा मुश्किल है। ये नहीं कह सकते हैं कि लड़ाई, कैंडिडेट आने के बाद लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी बीजेपी के लिए, हम्म ये नहीं है। लड़ाई तो कई सीटों पर, हम लोग एक दिन और चर्चा कर रहे थे, 40 में से 20 सीटें हमको ऐसी दिख रही हैं जहां लड़ाई टफ होगी। जी जीत हार किसकी होगी ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन 20 सीटें कम से कम ऐसी हैं जहां बहुत बहुत कांटे की टक्कर होगी, कैंडिडेट आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से जो भी आए। जी और उस 20 में ज्यादातर सीटें नीतीश कुमार की होंगी, जेडीयू की होंगी, ज्यादातर सीटें जेडीयू की होंगी, 2-1 सीट दूसरे एलआई की होंगी, 2-3 सीट बीजेपी की भी हो सकती है, जी लेकिन वो कांटे की टक्कर होगी। और वो इसलिए होगी क्योंकि एक सामाजिक समीकरण आरजेडी के साथ भी है, ऑलरेडी है। हम्म 32% वोट की पूंजी मामूली नहीं होती। बिल्कुल 32% वोट अगर हम लोग मान ले, मुस्लिम यादव का वोट बैंक अगर माने, एमवाई समीकरण ही अभी माने, ए टू जेड जी पर ध्यान नहीं दें, तो वो 32% है और हम्म वो पूरी तरह से एकजुट है। लोकसभा चुनाव में हालांकि यादव का वोट, किसी भी जाति का वोट कैंडिडेट के हिसाब से थोड़ा बहुत टूटता है, लेकिन जी एकमुश्त वोट है वो। हम्म उस पूंजी से शुरू करना है, उतने से शुरू करना है आरजेडी को। तो अगर वो सोशल इक्वेशन को कुछ और साधते हैं, लेफ्ट के साथ होने से कुछ अति पिछड़ों का, वंचितों का कुछ समर्थन उनको मिलता है, तो लड़ाई होगी आधी सीटों पर। इसलिए जी प्रधानमंत्री का ये जो विश्वास है कि सारी सीटें जीतने का या 2019 का, वो तो खैर हर नेता को आत्मविश्वास दिखाना होगा,
लेकिन वो तो हमको कल आप अभी बता ही रहे थे ना, लालू यादव ने कहा कि क्या पहले ही हम कह देते कि हार जाएंगे। सब सीट हार जाएंगे। हाँ, हम्म, तो हर नेता कहता ही है कि हम सब सीट जीतेंगे, तो जी। वो सब सीट जीतने का है उनको, लेकिन हम्म, लड़ाई होगी अच्छी, कैंडिडेट कमजोर भी मिले। हम्म, कई बार होता है ना, कैंडिडेट नहीं लड़ता है। आप हम्म, नीतीश कुमार के कैंडिडेट को देखिए, कौन सा कैंडिडेट लड़ने वाला है। हाँ। उस दिन भी हम कह रहे थे कोई कैंडिडेट नहीं है, बहुत मतलब 90-80% कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिना मुंह के बिना जुबान के हैं, उनको कहीं नहीं बोला जाता है दिल्ली आकर के, कोई हमने नहीं देखा है बिहार के लिए उनको आवाज उठाते हुए। अपने क्षेत्र में भी वो क्या लड़ते हैं, लेकिन वो नाम है ऐसा नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी का, लोकसभा चुनाव का, उस नाम पर लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। तो इसी तरह से कैंडिडेट मैंने अजीत जी एक ऐसे उम्मीदवार को देखा जो अभी जीते हुए सांसद है, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, कि 2019 में वह पैसा लेने के लिए, पार्टी फंड लेने के लिए 5 दिनों तक पटना में इंतजार करते रहे, अब और बताइए। नामांकन पर्चा भरा जा चुका था, और उनके पास जब फोन आ रहे थे तो वे लोगों से कह रहे थे, चूंकि लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, किसी को हम्म। उन्होंने कह दिया, फोन वहां से आया तो कह दिया मैं यहां हूं, हाँ, वहां से फोन आया तो हुआ कि भाई आप यहाँ पटना में इस तरीके से क्यों इंतजार कर रहे हैं। तो बोले सब तो पैसा मांगता है, मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो पैसा लेकर जाएंगे तब न जाने का मतलब है, बाकी तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का नाम है ही, चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, तो ये जी। वही तो इसलिए कह रहे कि कैंडिडेट आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट की तरफ से कौन आता है, जी। वो नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जनता चुनाव लड़ा देती है, हम्म, कैंडिडेट अपना बैठा हुआ और जनता चुनाव लड़ रही है। तो अभी जिस तरह का डिवीजन है इंडियन पॉलिटिक्स में और बिहार की पॉलिटिक्स में भी, उस डिवीजन में लोग अपने आप बटे हुए हैं। आप देखिए, फैमिलीज में लड़ाइयां हैं, घरों में झगड़े हैं, जी। फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप के भीतर झगड़े हैं, मोदी वर्सेस नॉन मोदी, मोदी वर्सेस एंटी मोदी के झगड़े हैं फैमिली हम्म, ग्रुप्स में। तो इस लेवल पर समाज बटा हुआ है, तो अपने आप लोग चुनाव लड़ेंगे, मोदी के समर्थक अपने आप निकलेंगे, उनके विरोधी अपने आप निकलेंगे, जनता चुनाव लड़ाएगी कैंडिडेट्स को। तो जी। उसमें कैंडिडेट कौन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। हम्म, मोदी के कैंडिडेट को, बीजेपी के कैंडिडेट को, नीतीश कुमार के कैंडिडेट को हराने के लिए लोग खुद भी निकलेंगे, जी। जिताने के लिए भी लोग निकलेंगे। तो हम्म, उसमें कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। हालांकि अच्छे कैंडिडेट हो तो अच्छी बात है, फिर भी 20 सीटें ऐसी है ज्ञानेश्वर जी, हम लोग बाद में उस सब पर भी चर्चा करेंगे, जी। जहां बहुत बहुत कांटे की टक्कर होगी और हम्म, तैयारी की, बड़ी तैयारी की जरूरत होगी दोनों तरफ से। ठीक है, तैयारी की जरूरत होगी। अब आप चर्चा कर रहे थे कल जन विश्वास रैली की, जो पटना में महा रैली है, और अब खबरें आ रही है कि राहुल गांधी भी आ सकते हैं। ग्वालियर में कल उनका कार्यक्रम है, वहां से वो चार्टर फ्लाइट से पटना पहुंच सकते हैं। और इधर आप देख ही रहे हैं कि लगातार ऑपरेशन लोटस जारी है। देखिए, नीतू सिंह को भी गया हुई मानिए, जो कांग्रेस की एमएलए हैं, कि लेकिन वो अब इंकार कर रही हैं कि अभी नहीं, मैं तो महागठबंधन से नवादा से चुनाव लड़ना चाहती हूं, लेकिन वह कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में नहीं है। कल रैली है, वो दिल्ली जा चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में कल आपको क्या लग रहा है कि पटना में, देखिए आरजेडी की रैली है, साथ में लेफ्ट है, साथ में कांग्रेस है, रैली तो बड़ी होगी ही होगी, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है, उम्मीदवार भी। लेकिन कल की रैली क्या चुनाव की दिशा को तय कर पाएगी? देखिए, रैली में भीड़ से कई बार अंदाजा नहीं लगता है कि हम्म, चुनाव की दिशा क्या होगी। हम जी। लोगों ने देखा है 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव ज्ञानेश्वर जी, जो भीड़ दिखती थी, पूरा शहर, जिस शहर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली होती, पूरा शहर जाम हो जाता था। 2017 के विधानसभा का जब वो होता था, यूपी के दो लड़के प्रशांत किशोर चुनाव लड़ा रहे थे, और यूपी के दो लड़कों का नारा चल रहा था कि यूपी के दो लड़के, और दोनों खुली गाड़ियों के छत पर बैठते थे, और जो भीड़ जुटती थी, लगता था कि अरे ये तो कमाल ही हो गया। लेकिन 400 में से सिर्फ 47 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को। अपनी 225 सीटें समाजवादी पार्टी की थी उसके पहले, और सिर्फ 47 मिली, और 7 सीट पर आ गई थी कांग्रेस पार्टी। तो भीड़ नहीं होता है पैमाना, दिशा उससे नहीं होगा। और अभी चुनाव के पहले की एक रैली है ज्ञानेश्वर जी, जिसमें हर सीट से 2-2, 4-4 कैंडिडेट हैं, और हर कैंडिडेट के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो भीड़ लेकर के आए, अपना झंडा, बैनर, अपना पोस्टर, अपना अपने नाम के नारे लगवाता हुआ आए। तो हर आदमी भीड़ जुटाएगा। और एक तीसरी बात, हम लोग सब लोग जानते हैं कि लेफ्ट की रैलियों में कितनी भीड़ जुटती है। दिल्ली में भी वो रैली होगी लेफ्ट की तो भीड़ जुट जाती है। कहीं गांव से, दूर दराज के जंगलों से, बस्तर से और जगदलपुर से लोग आ जाते हैं दिल्ली की रैलियों में। लेफ्ट की रैली होती है तो खाली पेट लत्ता बांध करके और भीड़ आ जाती है। तो लेफ्ट की है, और अब तो लेफ्ट वहां बहुत अच्छी और स्थिति में है। उम्मीदवारों की बात करें अजीत जी, आज हमने देखा, आप तो मोतिहारी के रहने वाले हैं, आपके करीब में बेतिया, आज हमने पटना में एक ऐसी होर्डिंग देखी जिसमें तेजस्वी की तस्वीर लगी है, और दूसरी तस्वीर को जायसवाल साहब की है, जिन्होंने स्वयं को बेतिया का सांसद प्रत्याशी घोषित कर लिया है। और जब हमने ये होर्डिंग देखी तो हमने बेतिया में किसी से पूछा, ये जायसवाल साहब कौन है?
बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि जायसवाल साहब हैं कौन, लेकिन पटना की सड़कों पर सांसद प्रत्याशी, बेतिया लोकसभा क्षेत्र और साथ में तेजस्वी की तस्वीर। तो वो भी भीड़ लेकर के आए होंगे, उनके लोग आ भी गए होंगे, उनके भाड़े के लोग ले आए या जैसे भी ले आए, 150-200 आदमी वो भी ले आए होंगे, लोगों को 2 दिन से खाना खिला रहे होंगे, उनके ठहरने का इंतजाम किया होगा उन्होंने, तो ताकि और कल फिर उनके फोटो लेकर के लोग जाएंगे। तो हर क्षेत्र से 4-4, 5-5 इस तरह के कैंडिडेट होंगे, सीरियस कैंडिडेट होंगे, कुछ नॉन सीरियस भी कैंडिडेट होंगे, वो सब लोग भीड़ लेकर के आएंगे, लेफ्ट की भीड़ जुटेगी। तो और चुनाव के माहौल में आमतौर पर यह देखा जाता है कि जनता बहुत चार्ज रहती है, जनता बहुत चार्ज रहती है, अपने आप में लोग बड़े उत्साह में रहते हैं, चुनाव का उत्सव आने वाला है, त्योहार आने वाला है, तो लोग चार्ज रहते हैं, तो लोग खुद से भी पहुंचते हैं राजनीतिक रैलियों में, सभाओं में। तो रैली तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन उससे रैली का टोन, जो भाषण होगा, जो इश्यूज उठाए जाएंगे, उस टोन से पता चलेगा, उन दोनों तीनों नेताओं के बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा कि उनका क्या अभी कॉन्फिडेंस है, क्या मुद्दे उठा रहे हैं वो लोग, चुनाव में जाने का मुद्दा क्या होगा। देखिए उस समय पहले जो हम लोग कह रहे थे कि अभी भी 17 महीने बनाम 17 साल होगा, या तेजस्वी यादव 15 साल बनाम 17 साल कहेंगे जी। लालू यादव, राबड़ी देवी के राज की याद दिलाई जाएगी, सामाजिक न्याय की बातें होंगी, जाति गणना के आंकड़े आएंगे, दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आरक्षण बढ़ाने की बात होगी, ये सब चीजें होंगी। लेकिन वो सिर्फ वो ऐड करने वाली चीजें हैं, और इलेक्शन इश्यूज में ये सब ऐड करने वाली चीजें हैं कि आपके पास ये भी मुद्दा है, ये भी मुद्दा है। जनता को अपनी तरफ करने के लिए एक एजेंडा क्या है, जो कोर एजेंडा होता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि हम परिवारवाद को नहीं फलने फूलने देंगे, बिहार को नहीं लूटने देंगे, कि कोई आदमी बिहार को नहीं लूट सकता है, और परिवारवाद, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इसके बरक्स आरजेडी कांग्रेस की तरफ से क्या एजेंडा पेश होता है। जो आप बार बार कहते हैं, तेजस्वी यादव का नारा है कि दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, लिखाई, कमाई, सिंचाई, ये सब चीजें हैं, इसको किस तरह से रख रहे हैं, और उसका क्या ब्लूप्रिंट है, कोई रोड मैप भी है, या ये सिर्फ नारा है। एक रोड मैप भी देना होता है, वो सच्चा हो या झूठा हो। रैली के पहले आरजेडी ने एक संदेश, अजीत जी, रैली के पहले आरजेडी ने एक संदेश कांग्रेस को भेजा है, राहुल गांधी को ही संदेश माना जाएगा कि देखिए यहाँ वहां घूमना जो कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन बिहार की सीटें पहले फाइनल कर दीजिए, बहुत देर हो चुकी है। ये बड़ी बात है, चूंकि वो फाइनल करना है बिहार की सीटें, वो अब जितनी जल्दी हो चुकी, कैंडिडेट तय कर रहे हैं, बीजेपी की बैठकें हो रही हैं, तो वो कैंडिडेट तय करना होगा, एजेंडा तय करना होगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करना होगा। देखिए विकास की बात जो हमने कहा कि वो एजेंडा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, प्रधानमंत्री ने कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। तो जनता को पता नहीं, जनता, आम आदमी को नहीं पता होता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी योजनाएं सचमुच धरातल पर उतर गई, कितनी की 1.5 लाख करोड़ दिखाई देता है, बस वो दिखाई देता है। जो घोषणा हो गई उसके लिए बजट का आवंटन है या नहीं है, कितने दिन में वो बजट आवंटित होगा, ये जो 1,81,000 करोड़, 1,64,000 करोड़ कहा जा रहा है, ये कितने दिनों का है, 5 साल का है या 1 ही साल का है, ये नहीं पता होता है। लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि लोग डिटेल्स में जाते नहीं है। चीजें तो डिटेल्स में होती हैं, जो जाइएगा, जो असली चीजें तो पता चलती हैं जब आप डिटेल्स में जाएंगे, तो जनता जाती नहीं। तो इतने बड़े विकास का जब इतना बड़ा एक नैरेटिव सेट करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और नीतीश कुमार की भी छवि है, प्रधानमंत्री की भी अपनी छवि बनाई गई है, मीडिया के जरिए ही बनाई गई हो, तो उसके मुकाबले तेजस्वी क्या एजेंडा पेश करेंगे। आप बात करेंगे अगर कमाई की, पढ़ाई की, लिखाई की, दवाई की, तो क्या रोड मैप है आपके पास, रोड मैप क्या है, वो दिखाना होगा, ब्लूप्रिंट दिखाना। लोग भरोसा कैसे करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर लड़ रहे थे, तो उन्होंने गुजरात का एक मॉडल पेश किया था। अब वो मॉडल में कितनी सच्चाई है ये सब बाद में लोगों ने जाना, लेकिन उस समय तो बेच लिया उन्होंने उस मॉडल को। आपने बताया था अभी पिछले दिनों ना कि कृषि का बजट जो है कर्नाटक या तमिलनाडु, एक ऐसा प्रदेश है, तमिलनाडु, जो वो बिल्कुल अलग से और दूसरे दिन पेश करता है। हाँ, तो ये वो लोग हैं, डेवलपमेंट का मॉडल उनका है, लेकिन बिका गुजरात मॉडल। तो ये प्रचार की भी ताकत होती है कि गुजरात मॉडल बेचा, और उसके दम पर अब जो देश का मॉडल एक है विकास का, कि कैसे पूरी दुनिया देख रही है भारत को, कैसे G20 की बैठक हुई, और कितना भारत कैसे विश्व गुरु और विश्व मित्र बन गया। तो ये चीजें हैं, एक तरफ तो ये एजेंडा है, दूसरी तरफ तेजस्वी क्या एजेंडा पेश करेंगे। देखिए तेजस्वी के प्रति अगर बहुत सद्भाव भी होगा लोगों को, एक वर्ग मान लीजिए कि नौजवानों का एक वर्ग मान ले हम, किसी भी जाति का हो, उसको लगता है कि हाँ 17 महीने में तेजस्वी ने नौकरी के लिए काफी काम किया, या अब ये बदले हुए तेजस्वी हैं, तब भी उसको पता है कि तेजस्वी प्रधानमंत्री तो होने नहीं जा रहे हैं, और न इनकी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो उसको क्यों नहीं दे जो इतना काम कर चुका है, जिसने 10 साल काम किया और उसकी कंटिन्यूटी बनाए। क्या काम हुआ है, हम ये उसमें उसके मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, उसके गुण दोष पर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, चूंकि मेरा अपना काम को लेकर के। लेकिन जो
जो जो प्रचार के जरिए जो मार्केटिंग हुई है, जो ब्रांडिंग हुई है, जो इमेज बनी है, तो रैली में जो चीजें देखने वाली होंगी, एक तो प्रधानमंत्री की सभाओं से दिख गया कि उन्होंने क्या नैरेटिव सेट किया, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, विकास, बिहार का विकास, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं, चार चीजें हो गई। इन चार चीजों के के बरक्स आरजेडी कांग्रेस के पास क्या एजेंडा है? बिल्कुल, सिर्फ जाति गणना है, सामाजिक न्याय है, आरक्षण है, जिस पर 1990 से राजनीति चल रही है, या कुछ और है? कुछ और है तो उसका क्या रोड मैप है, ये बताना होगा, या इसके जरिए एक मैसेज देना होगा, तभी जाकर के कोई काउंटर हो पाएगा। चलिए, तो देखिए इसी कारण से काउंटर हो पाएगा और इसी रास्ते से काउंटर हो पाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी चुनौती पेश की है तेजस्वी यादव के सामने कि यदि हिम्मत है, आप लालू यादव राबड़ी देवी के पुत्र हैं, तो अपने माता पिता का नाम लीजिए और बताइए कि उनकी उपलब्धियां क्या रही। क्यों सिर्फ 17 महीने की बात कर रहे हैं, 15 साल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बिहार की चर्चा आगे भी हम जारी रखेंगे। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।